आज आपको अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच में संबंध बताया था। उस पर आधारित प्रश्न आज वैकल्पिक सवाल ज़्यादा बनता है बोर्ड के या कंपटीशन के परीक्षा में, तो ये सब से सवाल उठाए जाते हैं। ये दोनों के बीच में संबंध पर आधारित सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए दोनों का एक एक उदाहरण बता दिया है। ये दोनों उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं, हवा की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, √2 है। माध्यम का हवा के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा? तो क्या जानते हैं आप? हम क्या जानते हैं कि sin c बराबर होता है 1/n, कल बताया था ना, sin c बराबर 1/√2, इसलिए कि इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है √2, इसलिए n की जगह पर √2 बैठा दिया। आप बता सकते हैं कि sin c बराबर किसका मान होता है? साइन में 45 डिग्री का होता है। और आप ऊपर क्लास में जाएंगे या आपको समझ में आता होगा 90+θ करके, तो 135 का भी होता है। साइन 135 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो साइन 135 डिग्री का √2 होता है। लेकिन आपको कल जो मैं बताया था कि क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्रांति कोण का मान 90 डिग्री से कभी भी बड़ा नहीं होगा। जब भी होगा तो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसीलिए यह मान क्या है? अमान्य है। यह मान संभव नहीं है। यह मान संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्रांति कोण का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। फिर इस क्रांति कोण 45 डिग्री आ गया। फिर दूसरा में आपको एक उदाहरण दिया है कि एक माध्यम का क्रांति कोण है 60 डिग्री, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। आप वो फिर इसी फार्मूले से n बराबर 1/sin c, n बराबर sin क्रांति कोण का मान दिया हुआ कई डिग्री, तो 60 डिग्री बैठाते हैं sin c के जगह पे। 1/√3/2, इसको उलट दीजिएगा 2/√3 हो जाएगा। 2/1.732 बराबर इतना, ये आ गया उस माध्यम का अपवर्तनांक। एक चीज दे दें, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में बताया था, उसमें दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। आकृति में आप लोग को अंतर बता चुके हैं। आकृति उत्तल लेंस का बताया था, ये दोनों तरफ से उभरा है और ये दोनों इसके जो सतह है वो धसा हुआ होता है। ये दोनों सतह इसका उभरा होता है। ये भी आप अंतर में लिख सकते हैं। अच्छा, इसका फोकस में बताया था, इसमें याद कीजिए आप, कोई प्रकाश की किरण जाती है समानांतर तो वो फोकस होकर के जाती है। इसी को बोलते हैं एक बिंदु से होकर जाना अभिसारी कहलाता है। अभिसृत जिसको आप कह सकते हैं, अभिसृत करती हैं एक बिंदु पर। और ये क्या बताया था आपको, याद कीजिए, चित्रा जाती है और इसको पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर कटती है जिसको F कहते हैं प्रधान अक्ष पर। ये F ये अपसृत होती है, इसकी किरणें अपसृत होती है, इसलिए इसको अपसारी कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। जो पहला अंतर आपको दिए हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी माने समझ गए होंगे आप। अपसारी मतलब होता है छितराना। समानांतर प्रकाश की किरणों को जो परिवर्तन होती है अपवर्तन के कारण, तो ये धसा हुआ होने के कारण दोनों किनारे इसके धसे होते हैं, इसलिए ये किरणें एक बिंदु पर मिलती नहीं बल्कि क्या होती है, किरणें और छितरा जाती हैं। और जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाशीय घटना को एक फिजिक्स में एक शब्द है अपसृत की जाए, इसको लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपसृत। इसी कारण से अवतल लेंस को कौन लेंस कहा जाता है? अपसारी। ये देखिए अपसारी लेंस लिख दिया। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी का मतलब समझ गए होंगे कि जितने भी समानांतर किरणें जाती है लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर जाती है, इसको अभिसरित कहा जाता है। एक बिंदु से होकर के जाना क्या कहलाता है? अभिसरित। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? अभिसारी लेंस। दूसरा आपका अंतर लिख दिए हैं कि आपको बताया था कि इसका जो इधर से प्रकाश की किरणें जाएगी तो फोकस इधर बनेगा, तो किरण जिस दिशा में किरण जा रही है उस दिशा में प्रधान अक्ष में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये देखिए उल्टी दिशा में है, इसलिए इसका ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ क्या कहेंगे? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऋणात्मक? क्योंकि ये लेंस से बाईं ओर नाप रहे हैं और किरण की दिशा क्या है? आपकी किरण की दिशा इस ओर है और नाप रहे हैं लेंस से इस तरफ, इसलिए ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी, दिशा में नापी गई दूरी है। फिर इसके बाद अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बताया था? आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में भी बताया था कि वास्तविक किरणों के अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान यहाँ होगा। उसमें बताया था परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान, यहाँ अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान। तो इसलिए इसमें हमेशा जो है, इसमें अवतल लेंस में कटता नहीं है बल्कि कटता हुआ बनता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा सीधा एवं वस्तु के बराबर या उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा बनाता है। ये तीनों स्थिति को प्रतिबिंब का निर्माण करता है। वस्तु से छोटा भी बनाता है, जो आपको बताए नहीं है लेकिन हम बताएंगे। प्रतिबिंब की स्थितियां, किस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, प्रधान अक्ष पर कहाँ रखेंगे, उसका कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, मैं अगले दिन बताऊंगा जरूर। अगले दिन ये बता देंगे कि कौन सा वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रधान अक्ष के किस पॉइंट पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये सारे स्थितियों का वर्णन मैं कल करूँगा।